नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर विश्व इतिहास का अध्ययन कर रहे। विश्व इतिहास के तहत हम पूर्वी समस्या के बारे में पढ़ रहे। पूर्वी समस्या के तहत 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, जिसमें अगर बात की जाए क्रीमिया के युद्ध के बारे में हमने पढ़ लिया, बर्लिन व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया और हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में जो बाल्कन युद्ध के बारे में। तो बाल्कन युद्ध की बात की जाए तो बाल्कन में 2 युद्ध होते हैं बाल्कन क्षेत्र में, प्रथम बाल्कन युद्ध और द्वितीय बाल्कन युद्ध। प्रथम बाल्कन युद्ध के बारे में हमने बात की। 1912 ईस्वी में प्रथम बाल्कन युद्ध होता है और 1913 ईस्वी में जो क्या होता है द्वितीय बाल्कन युद्ध होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं पूरी समस्याओं के कारण ही, जटिलता के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो हमने प्रथम बाल्कन युद्ध की बात की थी पिछली क्लास में। अगर बात की जाए प्रथम बाल्कन युद्ध के दौरान हम देखते हैं कि जो बाल्कन क्षेत्र के राज्य होते हैं, छोटे बड़े राज्य, अगर बात की जाए तो इसमें सर्बिया, मोंटीनिग्रो, बुल्गारिया, यूनान, इनके द्वारा जो चारों तरफ से किसको, तुर्की को घेर लिया जाता है और चारों तरफ से जो तुर्की पे आक्रमण किया जाता है। और उन परिस्थितियों में हम बात करते हैं जो तुर्की से अधिकतर क्षेत्र इनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। बाल्कन क्षेत्र में शांति व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से बड़ी शक्तियों के द्वारा, यूरोपीय बड़ी शक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, हस्तक्षेप किया जाता है। जिसमें आप इंग्लैंड को ले लो और फ्रांस को ले लो, चाहे जर्मनी को ले लो, तो इनके द्वारा जो हस्तक्षेप करके क्या किया जाता है, उस क्षेत्र में पुनर्शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और पूरी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। जिसके तहत हम बात करते हैं इंग्लैंड में जो राजदूतों का एक सम्मेलन बुलाया जाता है। पिछली क्लास में हमने सम्मेलन की बात की थी। सम्मेलन के तहत जो दोबारा से जो क्या किया जाता है, बाल्कन क्षेत्र का विभाजन किया जाता है और बाल्कन क्षेत्र की जो समस्या है उन्हें समाप्त करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और इसी के तहत हम देखते हैं तुर्की और बाल्कन राज्यों के मध्य क्या करवाया जाता है, समझौता करवाया जाता है। जिसके तहत हम बात करते हैं इन दोनों पक्षों के मध्य जो कौन सी संधि संपन्न होती है, लंदन की संधि संपन्न होती है, जिसे लंदन समझौता भी कहते हैं, लंदन की संधि कहते हैं। ये संधि संपन्न होती है। इस संधि के तहत हम बात करें तो बाल्कन क्षेत्र पे जो अधिकार को लेकर बात की जाए, स्थिति स्पष्ट की जाती है, कौन कौन से जो राज्यों पे को कौन कौन सा क्षेत्र दिया जाएगा और तुर्की के अधीन कौन सा क्षेत्र होगा, ये स्थिति स्पष्ट कर दी जाती है। अब लंदन संधि के पश्चात बात की जाए, दोबारा से जो बाल्कन के द्वितीय युद्ध की परिस्थितियाँ पैदा कैसे होती है, अगर बात की जाए द्वितीय युद्ध की बात की जाए तो इसका मूल कारण क्या था कि जो लंदन की संधि में जो बाल्कन क्षेत्र का दोबारा से बंटवारा किया गया था, उस बंटवारे को लेकर जो बाल्कन क्षेत्र के राज्य क्या थे, अप्रसन्न थे, वो खुश नहीं थे। अधिकतर बात की जाए जो विजित राज्य हैं, जैसा कि सर्बिया नया राज्य बन चुका है और उसके अलावा जो बुल्गारिया नवीन राज्य बन चुके हैं बाल्कन क्षेत्र में, पहले ये तुर्की की अधीनता में ही थे, तो उन क्षेत्रों में क्या असंतोष रहता है। और जो बाल्कन क्षेत्र में दोबारा से जो बंटवारा किया जाता है विजित राष्ट्रों में, अगर बात की जाए तो उस बंटवारे को लेकर नाखुश होते हैं। लेकिन जो लंदन का समझौता होता है, लंदन के समझौते से जो अगर बात की जाए कोई समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाता है। जिस समस्या, जिस उद्देश्य के लिए जो लंदन का सम्मेलन संधि की गई थी और बाल्कन समस्या को कोई स्थायी व संतोषजनक समाधान नहीं मिल पाता है, तो अब मूलतः जो बात की जाए बंटवारे को लेकर जो बाल्कन क्षेत्र के राज्य के आपस में जो नाखुश थे और तनाव की स्थिति पैदा होती है। बाल्कन को भी लेकर, बाल्कन क्षेत्र में भी जो लेकर जो मैसिडोनिया नामक क्षेत्र है, मैसिडोनिया प्रांत है, उसके विभाजन को लेकर जो सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति हमें देखने को मिलती है। उसके विभाजन को लेकर जो बाल्कन के अन्य राज्य भी क्या होते हैं, नाराज होते हैं। मैसिडोनिया की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। मैसिडोनिया की स्थिति कैसी होती है। मैसिडोनिया में बात की जाए तो यहाँ ज़्यादातर अनेक जातियाँ निवास करती थी। उन अनेक जातियों में जो बल्गर जाति है वो मुख्यतः सबसे क्या थी, बहुमत में थी। सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सी थी, बल्गर जाति थी। अब मैसिडोनिया पे अधिकार करना चाहता है, सर्बिया भी अधिकार करना चाहता है, यूनान भी अधिकार करना चाहता है और बुल्गारिया भी अधिकार करना चाहता है। और इनके पीछे इनके जो क्या होते हैं, आपसी हित होते हैं। बात की जाए बुल्गारिया की बात करें तो बुल्गारिया जो मैसिडोनिया का जो सेलोनिका, वह मैसिडोनिया के अन्य क्षेत्रों पर क्या करना चाहता था, अधिकार करना चाहता था। इससे क्या हो, उसे एजियन सागर तक जाने का क्या मिल जाए, मार्ग मिल जाए। भौगोलिक स्थिति से अगर बात की जाए, भौगोलिक दृष्टि से उसके लिए क्या हो, लाभप्रद हो।
इसलिए वो उस पर क्या करना चाहता था, अधिकार करना चाहता। अब इसी क्षेत्र पे मैसिडोनिया में स्थित ये क्षेत्र सैलोनिका, इसी क्षेत्र पे यूनान भी अधिकार करना चाहता है। यूनान का भी यही उद्देश्य है कि उसे एजियन सागर तक जाने का क्या मिल जाए, रास्ता मिल जाए। ठीक है, अब इसी को लेकर जो तनाव की स्थिति पैदा होती है, किसको लेकर, मैसिडोनिया। सिकंदर कहाँ का शासक था, मैसिडोनिया का ही शासक था अगर बात की जाए तो। अब ये मैसिडोनिया किसके अधीन था, तुर्की साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य का भाग था। इसके विभाजन को लेकर जो आपस में क्या होता है, बाल्कन राज्यों में संघर्ष होता है। उसके अलावा सर्बिया द्वारा विरोध किया जा रहा, सर्बिया तो स्वयं स्वतंत्र राज्य था, लेकिन अल्बानिया को भी स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाता है। उसका विरोध किया जाता है किसके द्वारा, सर्बिया के द्वारा, क्योंकि सर्बिया भी अल्बानिया के क्षेत्र से एजियन सागर तक अपनी क्या पहुँच बनाना चाहता था। अब इन परिस्थितियों में क्या होता है, जो बल्गेरिया के विरुद्ध क्या हो जाते हैं, बाल्कन राज्य होते हैं। अब हम बात करते हैं, पहले जो प्रथम बाल्कन युद्ध की बात करें तो तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध संपूर्ण बाल्कन राज्य लड़ रहे थे, लेकिन अब बात कुछ अलग हो जाती है। बात अलग क्या हो जाती है, अब जो बल्गेरिया के खिलाफ, यानी कि जो आपस में जो बाल्कन संघ के जो राज्य हैं, ईसाई राज्य हैं अगर बात की जाए, इनमें आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें मुख्यतः बल्गेरिया के विरुद्ध सभी राज्य एकजुट हो जाते हैं। अब जो इनके हित टकराते हैं, बात की सर्बिया और यूनान के, सर्बिया और यूनान के द्वारा जो क्या कर लिया जाता है, अपने आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए जो बल्गेरिया के विरुद्ध क्या कर लिया जाता है, अपना गठबंधन कर लिया जाता है, अपना संगठन बना लिया जाता है और बल्गेरिया के विरुद्ध हो जाते हैं। बल्गेरिया की नीतियों का विरुद्ध इनके द्वारा किया जाता है। रूस के जार के द्वारा जो सर्बिया, यूनान और जो बल्गेरिया के मध्य समझौता करवाने का प्रयास किया जाता है, ताकि इस क्षेत्र में क्या तनाव की स्थिति पैदा नहीं हो, लेकिन वह उसका प्रयास क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। रूस के जार के द्वारा प्रयास किया जाता है। उन परिस्थितियों में हम देखते हैं कि बाल्कन क्षेत्र में निरंतर तनाव बढ़ता ही जाता है। उपसावे वाली जो राजनीति हमें देखने को मिलती है। उसी दौरान जो बल्गेरिया के द्वारा क्या कर दिया जाता है, सर्बिया की सेना पर आक्रमण कर दिया जाता है। सर्बिया की सेना उस वक्त कहाँ थी, मैसिडोनिया में जो सर्बिया की सेना स्थित थी वहाँ पे थी, क्योंकि उस क्षेत्र पे सभी जो अपना अधिकार जमाना चाहते थे, तो उस सर्बिया की सेना पे जो बल्गेरिया के द्वारा सबसे पहले आक्रमण कर दिया। क्यों, बल्गेरिया को अपने आप जो अपने शक्ति पे काफ़ी विश्वास था, दृढ़ विश्वास था और सैन्य शक्ति पे, तो बल्गेरिया के द्वारा जो शुरुआत कर दी जाती है और बल्गेरिया के द्वारा एक दूसरी सेना टुकड़ी भेजकर जो यूनान के विरुद्ध भी सेना भेज दी जाती है। यूनान की सेना कहाँ थी, सैलोनिका, ये भी मैसिडोनिया का क्षेत्र है। तो मैसिडोनिया के क्षेत्र को जो बल्गेरिया अपने अधीन करना चाहता था और उन्हीं को लेकर जो बात की जाए, उसके द्वारा जो क्या कर दिया जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है। अब इन दो घटनाओं से ही द्वितीय बाल्कन युद्ध की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। बल्गेरिया के द्वारा स्वतः चलकर जो 29-30 जून को सबसे पहले सर्बिया की सेना पे आक्रमण किया जाता है, मैसिडोनिया में स्थित होती है। उसके अलावा जो सैलोनिका में भी जो यूनान की सेना होती है, उसके विरुद्ध भी अपनी सेना भेज दी जाती है और यहीं से द्वितीय बाल्कन युद्ध की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। शुरुआती तौर की बात की जाए तो बल्गेरिया थोड़ा अगर बात की जाए उसकी सैन्य शक्ति थी, लेकिन इनकी संयुक्त सैन्य शक्ति के सामने बल्गेरिया की सैन्य शक्ति नहीं टिक पाती है। संयुक्त सैन्य शक्ति किस किस की होती है, सर्बिया, यूनान की, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि बाल्कन क्षेत्र के अन्य राज्य भी किसके साथ आ जाते हैं, जो सर्बिया और यूनान के साथ आ जाते हैं। अब जो बात की जाए संयुक्त सेना के द्वारा, सर्बिया यूनान की संयुक्त सेना के द्वारा जो बल्गेरिया को कई जगह क्या किया जाता है, पराजित कर दिया जाता है और बल्गेरिया की स्थिति क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। उसी परिस्थिति के दौरान हम बात करें जो रोमानिया के द्वारा भी जो बल्गेरिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है 9 जुलाई 1913 ईस्वी में। अब इनका संगठन मजबूत होता चला जा रहा है और 12 जुलाई 1913 को तुर्की के द्वारा भी जो बल्गेरिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। ऐसे बात की यूरोपीय महाशक्तियाँ जो खड़ी खड़ी तमाशा देखती है, ऑस्ट्रिया भी इंटरेस्ट लेना चाहता था, लेकिन आपस में बड़ी महाशक्तियों के द्वारा इन्हें रोक दिया जाता है और इस तरीके से द्वितीय बाल्कन युद्ध होता है। द्वितीय बाल्कन युद्ध में जो चारों जो बात की जाए, बल्गेरिया को ही जो मुख्य टारगेट बनाया जाता है। बाल्कन क्षेत्र के राज्यों के द्वारा बल्गेरिया के खिलाफ क्या कर लिया जाता है, अपना संगठन बना लिया जाता है। इस संगठन में तुर्की भी शामिल हो जाता है, क्योंकि तुर्की भी अपना जो पुराना बदला किससे लेना चाहता था, बल्गेरिया से लेना चाहता था। और इस तरीके से जो बल्गेरिया को क्या कर दिया जाता है, इनके द्वारा पराजित कर दिया जाता है और द्वितीय बाल्कन युद्ध में जो बल्गेरिया की पूर्णतः क्या होती है, हार हो जाती है।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने द्वितीय बाल्कन युद्ध की बात की, जिसके तहत हम देखते हैं किस तरीके से जो बल्गेरिया पे अन्य जो बाल्कन राज्य जो आपस में संगठन बनाकर आक्रमण कर देते हैं और बल्गेरिया को पराजित किया जाता है। हालांकि द्वितीय बाल्कन युद्ध की बात की जाए तो सबसे पहले बल्गेरिया के द्वारा इस युद्ध की शुरुआत की जाती है। सर्बिया पे आक्रमण कर सर्बिया की जो सेना मैसेडोनिया में स्थित थी, उसके अलावा जो यूनान की सेना जो सेलोनिका में स्थित थी, तो उन पे आक्रमण करके जो बात की जाए किसके द्वारा शुरुआत की जाती है, बल्गेरिया के द्वारा इस द्वितीय बाल्कन युद्ध की शुरुआत की। तो द्वितीय बाल्कन युद्ध में ये होता है कि बल्गेरिया के विरुद्ध एक इनका जो ग्रुप बन जाता है जो बाल्कन राज्यों का, जिसमें सर्बिया है, यूनान है, रोमालिया है और तुर्की भी इसमें शामिल हो जाता है। और चारों तरफ से जो बल्गेरिया पे आक्रमण करके जो बल्गेरिया को क्या किया जाता है, पूर्णतः पराजित कर दिया जाता है और बल्गेरिया को क्या आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और बल्गेरिया का जो शक्ति परीक्षण होता है वह पूर्णतः क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, क्योंकि बल्गेरिया को अपने सैन्य शक्ति पे काफ़ी भरोसा था। तो इस युद्ध में जो पूर्णतः बात की जाए, इन राज्यों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। हालांकि बल्गेरिया के द्वारा जो बड़े राष्ट्रों से जो सहायता की अपील की जाती है, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं होता, बड़े राज्यों के द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, जिससे बाल्कन क्षेत्र में जो बल्गेरिया को इनके द्वारा पराजित कर दिया जाता है। और इसके पश्चात जो आगे क्या होती है, जो इनके मध्य दोनों पक्षों के मध्य संधि होती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो बात की जाए, आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। और अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा, उत्सुकता हो, उसको आप मुझसे साझा कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।